मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर पर गैर लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वो देती उसकी नौकरी लग जाती। मैं हैरान था क्योंकि मैं एक मज़दूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई। गुस्से से मैंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने का सोच लिया। एक रात जब मैंने डाइवोर्स के पेपर अलमारी से निकाले तो उसके पास रखी एक फ़ाइल को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो बहुत बड़ी। आज मेरी शादी थी और आज मेरा ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ जहाँ पहले लड़की दिखाई जाए और फिर हमारी शादी वहीं पर हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। मेरी शादी थी, धूमधाम से तो नहीं हुई थी, लेकिन इज्जत से हुई थी। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या वाकई में मेरी पत्नी इतनी हसीन है? क्या वाकई में ये सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा अब घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग अपने घर जाओ, और मैं घर के अंदर चला गया। कमरे में मैं जब गया तो वो घूंघट लिए बैठी थी। मैं एक एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे किसी चांद से कम नहीं लगी थी। जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे, उससे 2 गुना ज़्यादा हसीन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक मेरी नज़र मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो कहने लगी, ये वो कागज़ है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, और ये मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैंने बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को ये लगे कि मैं शक्की किस्म का इंसान हूँ। और वैसे भी ये मेरी शादी की पहली रात थी। हम दोनों ने खाना खाया, ढेर सारी बातें की और फिर सो गए। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह हुई तो मैं रोज़ाना के जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो भटकते हुए कहने लगी कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई। मुझे मेरे माता पिता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो कहने लगी कि आपके जाने के 2 घंटे बाद वो दूसरे शहर चले गए थे और मुझे जाते हुए ये कहकर गए कि जब आप काम से आएँ तो आपको बता दूं कि आपकी दादी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, इसीलिए उनको जाना पड़ा। मैंने हाथ मुंह धोए और मेरी पत्नी ने फिर खाना लगाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। सोते टाइम भी मेरे दिमाग में यही सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार होने नहीं दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। और मैं शक करता भी तो कैसे, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। मैं किस बिना पर इल्ज़ाम लगाता कि वो गलत है। ये सोचते सोचते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पाँव तक देखने लगी। उनकी नज़रें खाई जाने वाली थीं। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली में मुड़ा, वहाँ पर मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो। ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ।
मैं अपने तेज़ कदम बढ़ाता काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। सारा दिन काम से थका हारा मैं घर आया और बेड पर आकर लेट गया। मेरी बीवी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी कि मैं घर पर आ गया हूँ। वो वही कागज़ हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे एक दो आवाज़ें दी, लेकिन मेरी बातों का उसे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसके कंधों को पकड़कर झटका, तो वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए। उसका चेहरा गम से पूरा डूबा हुआ था और वो मुझे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसको चारपाई पर बिठाया और पूछा कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले तो वो 20-25 मिनट खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये कागज़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक पड़ोसन हमारे घर पर आ गई। उनका क्या कहना, वो तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी। और पड़ोसन मेरी पत्नी को अजीब नज़रों से देखती रही। फिर अचानक वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, ज़रा ख्याल करा करो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो मुझसे बड़ी थीं, और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होनी थी। 2-4 बातें करके वो उठकर चली गईं। उनके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें मुझे शक में डालती जा रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर पर नहीं होता तो वो गैर लड़कों को घर में बुलाती है। सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब इंसान को दिमागी सुकून न हो तो उसका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। आधा दिन में काम सही करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी और अचानक मैं बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर देखने लग गया कि ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वो बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आता, लेकिन जब वो बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती और वह बहुत खुश होता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वो कह देते कि अंदर जो लड़की बैठी है उसके पास एक ऐसा जादुई कागज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता था कि वो अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वो मेरी ही पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले 2 लड़कों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसे निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वो जो लड़के बातें करते जा रहे थे वो सच थी या फिर वो लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको वो झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वो तो मुझे जानते तक नहीं थे। 3 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर अपनी पत्नी के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद तुम ये सब क्यों करती हो। लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मैं कैसे अपनी पत्नी से पूछ सकता था। अगर मैं अपनी पत्नी से ये कहता कि तुम मेरे घर से जाने के बाद गलत काम करती हो, मेरे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं काफ़ी परेशान हो गया।
मैं इन्हीं सोचों में बैठा था कि तभी पत्नी की आवाज़ आई, सुनिए, पानी तो पी लें, कब से खड़ी हूँ। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ रख लिया और कहने लगी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। मैं अपनी पत्नी को आंखें फाड़ कर देख रहा था, उसकी मासूम शक्ल पर यकीन करता या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो लड़कों की बातें मैंने सुनी उन पर यकीन करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए, आज मैंने भिंडी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। मैंने रूखे अंदाज में कहा कि मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, बाद में खा लूँगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी पत्नी ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, आप अपनी सेहत का तो ख्याल ही नहीं रखते, सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी झूठी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरे पीठ पीछे कुछ और होती है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैंने अपनी पत्नी के हाथों खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक की चिंगारी जली हुई थी। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपनी पति को रंगे हाथों पकड़ा जाए, कैसे अपनी पत्नी का राज फाश करूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सुबह काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर पर रहूंगा और देखूंगा कि वो लड़के मेरे घर में आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। मेरी पत्नी उठी, नहाई धोई और फिर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देखकर मैं सोचने लगा कि वो इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगी। लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो भी तो झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का 30 मिनट घर के अंदर रहता है और फिर वो चला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर में आकर ताने कसना, वो भी तो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में सोचों की आंधी चल रही थी। मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज़ दी थी कि सुनिए, नाश्ता कर लें, आपको काम पर नहीं जाना क्या, आपको देर हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद करके लेटा रहा। पत्नी की आवाज़ अनसुनी करता रहा। उसके 2 से 3 बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठा। तो फिर वो मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया और उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। तो अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो पत्नी जल्दी से अंदर गई और मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर लेकर आई। मोबाइल स्क्रीन पर मैंने नंबर देखा तो वो मेरे माता पिता का था। 20-25 मिनट पिताजी से बात हुई। वो घर का हालचाल पूछ रहे थे और बता रहे थे उनको यहाँ पर कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत अभी कुछ बेहतर ही हुई थी। जैसे बात बंद हुई तो मेरी पत्नी ने नाश्ता मेरे सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी से नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर हाथ मुंह धोने के बाद चारपाई पर बैठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, आज मैंने छुट्टी की है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और मेरी पत्नी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना। तो मैंने कहा कि आज हम बाज़ार जाकर कुछ सामान ख़रीद लाते हैं, दिवाली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ ख़रीद लेता हूँ। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह घर में रहकर अपनी पत्नी पर नज़र रख सकूं। और वैसे भी मैंने ये सुन रखा था कि किसी भी औरत से शॉपिंग का नाम लिया जाए तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। मुझसे कहने लगी कि दिवाली में अभी बहुत दिन है, आप काम पर जाएं। हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने पर मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था
और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा कि पत्नी के चेहरे की परेशानी भी ख़त्म हो चुकी थी और वो नॉर्मल हो चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर खड़ी है, वही कागज़ हाथ में लिए उसे चूम रही थी। उसे ये नहीं पता कि मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। आज मैंने दिल में ये वादा कर लिया था कि काम से वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछूंगा जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में थे। अभी मैं उसी गली में जा रहा था तो एक नौजवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में ये कहता हुआ आ रहा था, यार कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था। कल मेरा नंबर नहीं लगा था, आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहला नंबर मेरा लगे। और वैसे भी अंदर तो 30 मिनट का काम होता है, सबसे पहले मैं करूंगा। वो लड़का फ़ोन पर बातें करते हुए मेरे आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि अभी अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने वाली दुकान पर बैठ गया। वो दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो वो 30 मिनट बाद बाहर आता। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए होते और वो पसीने से भीगा हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। ये सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझसे यही कहा कि भाई अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर फ्री करो। ऐसी पत्नी से तो बेहतर है इंसान शादी करे ही नहीं जो अपने पति के पीछे ये सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दुकान वाले की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो कोर्ट बंद था क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना रात का खाना खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को ये पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज मैं खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ, तुम खा लो, और मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता करे हुए काम पर जाने का कहकर घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास डाइवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी। मुझे वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वो पेपर्स अपनी जेब में डाले और घर पर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और बैठे बैठे ये पूछने लगी कि आजकल आप बहुत चुप चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है? आते ही जल्दी सो जाते हैं। मैं ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी को ज़रा शर्म नहीं आती, मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है जैसे मेरी बड़ी फिक्र हो। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आसमान के चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे कि अब पत्नी के साथ ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से डाइवोर्स के पेपर निकाल कर देखने लगा। कभी डाइवोर्स के पेपर को देखता हूँ तो कभी पत्नी के चेहरे को देखता। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े कितने प्यारे लग रहे थे। एक पल तो दिल करा कि डाइवोर्स के पेपर्स को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन एक इज्जतदार आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों से गैर संबंध हो। मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से वो पेपर उठाया जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और जिसे वो हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी में एक फ़ाइल पड़ी नज़र आई। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल को कभी नहीं देखा था। मैंने फाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखा, कहीं वो जाग तो नहीं गई, लेकिन वो सोई हुई थी।
मैं वापस कमरे में गया और वो फाइल कमरे में से निकालकर उसके ऊपर डाइवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोलकर तो देखूं तो सही कि इस फाइल के अंदर ऐसा क्या है। फाइल खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूँ वो सब सच है या फिर झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता जा रहा था, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरी पत्नी की सच्चाई ये होगी, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा था। मैंने वो पता नोट कर लिया और फाइल वहीं अलमारी में रख दी ताकि पत्नी को शक न हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था। ये पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस राज का पता लगा सकूं। मैंने वो डाइवोर्स के पेपर भी अपनी जेब में डाल दिए क्योंकि पहले मुझे इस हकीकत तक पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा और कब सुबह पक्षियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुंह धोकर घर से निकल चला। मैंने कई रिक्शा वालों को एड्रेस दिखाया तो उनकी समझ में नहीं आया। एक रिक्शा से एक बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वो कहने लगे, बेटा मुझे पता है ये कहाँ पर है और मैं अभी अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इस जगह पर नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई और मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की तो हज़ारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसकी बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी जो मुझे देखकर हैरत में हुई और मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों का पूछा तो वो कहने लगी कि ये हमारी मालकिन की तस्वीरें हैं जो इस फैक्ट्री की मालिक हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की जो कह रही है क्या वो सच है, और अगर सच था तो उसने मुझ जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता था तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता था। मैं वहां से फ़ौरन अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उससे उन सब के बारे में पूछा तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम थी। मैं अमीरी की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी शादी एक गरीब आदमी से हो जो इज्जत देना जानता हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे शादी की और ये राज आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी असल हकीकत क्या है। असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी वो दरअसल नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज़ पर साइन करती थी। वो सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को वो कागज़ दिखा देते थे और उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाती थी। और जो मुझे कम समझदार लगते तो मैं उन्हें दोबारा तैयारी करके आने का कहती थी। अगर आपके सामने मैं ये सब कुछ करती तो आप मुझसे इसकी वजह पूछते, इसीलिए मैंने ये सब कुछ छुपकर किया। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून होने लगा था। मेरी पत्नी इतनी मासूम, इतनी दयालु दिल थी और मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जल्दबाजी में डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैंने डाइवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और पत्नी से माफ़ी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वो शुरू में सब कुछ सच सच बता देती तो तुम्हारी सोच उस तरफ जाती ही नहीं। लेकिन उस सब से मुझे ये सबक मिला था, आधा सच बहुत ख़तरनाक होता है। हमेशा पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी ही करता हूँ
क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए मैं ये सब कुछ करने को भी तैयार था। वो अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वो फैक्ट्री ख़रीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मज़दूरों के साथ मिलकर मेहनत करता। मेरी पत्नी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस कहानी का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक न किया करें। शक एक दीमक है जो हंसते मुस्कुराते चेहरों को चाट जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच ज़रूर जान लिया करें। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे सच छुपाकर सही किया था? क्या मुझे उसी दिन अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देनी चाहिए थी जिस रोज़ मैंने लड़कों को घर से बाहर देखा था? क्या मैंने पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर सही किया था, या फिर मुझे सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के सर पर डाल देना चाहिए था और सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना मारते रहना चाहिए था ताकि वो मुझसे दबकर रहे? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।